हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। जो सॉइल होता है वो जनरली फेल होता है शेयर की वजह से, राइट। जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना रेजिस्ट कर पाती है शेयर स्ट्रेस को। मीन्स कैपेसिटी टू रेजिस्ट शेयर स्ट्रेस, उसको हम शेयर स्ट्रेंथ बोलते हैं, राइट। जब भी शेयर स्ट्रेस किसी भी प्लेन में या सरफेस में किसी भी पॉइंट में इक्वल हो जाएगा शेयर स्ट्रेंथ के। जब भी शेयर स्ट्रेस किसी भी प्लेन में, सरफेस में, किसी भी पॉइंट में शेयर स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाएगा तो फेलियर होगा सॉइल मास का, क्योंकि जो सॉइल मास है उस प्लेन और उस सरफेस के अलाउंग वो फेल हो जाएगा सॉइल। जब शेयर स्ट्रेस उसकी शेयर स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाएगा तो सॉइल उस प्लेन के अबाउट फेल हो जाएगा। शेयर स्ट्रेंथ जो है वो एक रेजिस्टेंस शो करता है शेयर डिफॉर्मेशन की वजह से। शेयर की वजह से अगर कुछ चीज़ का डिफॉर्मेशन होता है तो उससे जो रेजिस्टेंस शो किया जाता है वो होता है शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली टू टाइप से हम कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट होता है फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ, सेकेंड होता है कोहेसिव स्ट्रेंथ। फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ जनरली इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स के वजह से होती है। कोहेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच होती है। नेक्स्ट है हमारी मोहर की फेलियर थ्योरी सैंड के लिए। मोहर के अकॉर्डिंग जो सैंड होता है वो फेल नहीं होता है वहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम शेयर होता है, बल्कि उस प्लेन पे फेल होता है जहाँ पे रिजल्टेंट जो स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम इंक्लाइंड होता है नॉर्मल स्ट्रेस से, और जिस प्लेन में रिजल्टेंट स्ट्रेस मैक्सिमम एंगल बनाता है वर्टिकल के साथ वो कहलाती है क्रिटिकल प्लेन, और जो एंगल मेजर प्रिंसिपल प्लेन के साथ बनता है वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। नाउ जो मैक्सिमम एंगल होता है ऑब्लिगविटी का उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, और जो शेयर स्ट्रेस का एक्शन होता है फेलियर प्लेन में वो कहलाता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। मान लीजिए ये आपका फाउंडेशन है, स्ट्रक्चर है, राइट। इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। इसके नीचे हम एक पॉइंट का कंसिडर करेंगे। मान लेते हैं ये पी पॉइंट है। इसमें किस तरीके से स्ट्रेस एक्ट करेंगे उसका एनालिसिस हम करेंगे यहाँ पे प्लेन्स के अकॉर्डिंग। जब ये पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे तो उसका जब हम प्रिंसिपल प्लेन्स बनाएंगे, मीन्स इस पॉइंट के अबाउट शेयर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा, तो जो प्लेन्स हमारी आएंगी वो होगी प्रिंसिपल प्लेन्स। इस पॉइंट का जब हम प्रिंसिपल प्लेन बनाएंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रेस एक्ट कर रहा है वो मेजर प्रिंसिपल प्लेन है। ये है आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये है सिग्मा P1 और ये है सिग्मा P2। यहाँ पे एक प्लेन है जो कि एंगल बना रही है थीटा। इस प्लेन के अबाउट नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करेगा, एक शेयर स्ट्रेस एक्ट करेगा। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस के साथ जो एंगल बनाता है ये कहलाता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। जब ये एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी मैक्सिमम होता है तो जो एंगल प्रिंसिपल प्लेन बनाती है मेजर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। ये जो थीटा है वो थीटा C हो जाएगा जब बीटा मैक्सिमम होगा। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी जब मैक्सिमम होगा तो एंगल जो फॉर्म्ड होगा वो होगा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल में ये हमारा मेजर प्रिंसिपल प्लेन होगा और ये है माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ये है मेजर प्रिंसिपल प्लेन और ये है माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ये है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। नाउ जब हम मोहर सर्कल बनाते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट तो बहुत सारे प्लेन्स पास कर सकते हैं उस पॉइंट के अबाउट। जो मोहर सर्कल होगा वो किसी भी पॉइंट का हम किस तरीके से बनाएंगे वो हमने यहाँ पे शो किया है। सॉइल मैकेनिक्स में हम कंप्रेसिव स्ट्रेस को पॉजिटिव लेते हैं, राइट। जब हम मोहर सर्कल बनाएंगे प्रिंसिपल प्लेन्स के लिए
सो ये आपका एक्स एक्सिस में नॉर्मल स्ट्रेस होता है और वाई एक्सिस में शियर स्ट्रेस होता है, राइट। सो दो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे शियर स्ट्रेस ज़ीरो है, तो वो है हमारा प्रिंसिपल प्लेन। तो सिग्मा P1 कॉमा ज़ीरो, सिग्मा P2 कॉमा ज़ीरो। सो यहाँ से जो सर्कल फॉर्म्ड होगा ये हो गया आपका मोहर सर्कल। सो ये जो मोहर सर्कल है ये ट्वाइस ऑफ एंगल बनाता है क्रिटिकल एंगल का। सो ये हो जाएगा 2 थीटा C। और ये जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा P1 प्लस सिग्मा P2 बाई 2 और टाउ मैक्स के। आपका शियर स्ट्रेंथ ये है आप नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा n। सो ये हो जाएगा रिजल्टेंट सिग्मा r। सो सिग्मा r इज इक्वल्स टू रूट ओवर नॉर्मल स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस शियर स्ट्रेस का स्क्वायर। ये है आपका मोहर सर्कल। नाउ अगर फाई टाइप का सॉइल है तो मोहर सर्कल कैसे बनेगा, ये नॉर्मल स्ट्रेस ये शियर स्ट्रेस। सो यहाँ पे जब सिर्फ फाई सॉइल है तो जो आपका मोहर फेरियल एनवेलप है वो डायरेक्ट स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे। सो ये हो जाएगा सिग्मा n और ये शियर स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे S इज इक्वल्स टू सिग्मा n टेन फाई। नाउ अगर सी टाइप का सॉइल है मतलब क्लेई सॉइल है, सो मोहर सर्कल कैसा हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू टाउ मैक्स। नाउ अगर सी फाई सॉइल है मतलब कि सिल्ट है तो C और फाई दोनों रहेंगे, तो ये हो जाएगा मोहर सर्कल। तो ये हो जाएगा S इज इक्वल्स टू C प्लस सिग्मा नॉर्मल टेन फाई। नेक्स्ट थ्योरी आती है मोहर कूलम थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो शियर स्ट्रेंथ है सॉइल की वो डिपेंड करती है 3 पैरामीटर में, मतलब कि फर्स्ट टोटल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई, टोटल कोहेशन, थर्ड टोटल स्ट्रेस ऑन फेलियर प्लेन और क्रिटिकल प्लेन। सो इन 3 फैक्टर्स पे शियर स्ट्रेंथ सॉइल के डिपेंड करेगी। सो शियर स्ट्रेंथ इज गिवन बाय S इज इक्वल्स टू C प्लस सिग्मा टैन फाई। नाउ ये जो मोहर कूलम थ्योरी है इसने वाटर टेबल के इफेक्ट को कंसिडर नहीं किया, इसीलिए तरजाही ने मॉडिफाई किया मोहर कूलम थ्योरी को और फिर जो पैरामीटर्स लिए गए वो इफेक्टिव पैरामीटर्स लिए गए। सो S इज इक्वल्स टू C इफेक्टिव प्लस नॉर्मल स्ट्रेस का इफेक्टिव इंटू टैन फाई इफेक्टिव। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो न्यूमेरिकल्स में काम आता है। सो रिलेशनशिप बिटवीन मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट फेलियर इन अ सॉइल मास ऑन द बेसिस ऑफ मोहर कूलम क्राइटेरिया ऑफ फेलियर। सो रिलेशनशिप बिटवीन हमारा मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा। सो ये अभी हमने पढ़ा सी फाई सॉइल के लिए ये मोहर सर्कल एनवेलप है। सो यहाँ पे C भी है और फाई भी है। सो ये जब ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल OAB, सो इसमें हम साइन फाई कैसे लिख सकते हैं, OA बाय OB लिख सकते हैं। सो वैसे ही साइन फाई क्या हो जाएगा OA, यहाँ पे OA क्या है, सो ये है सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P2 बाई 2 और OB क्या है यहाँ पे, ये टोटल पूरा। सो ये है सिग्मा P1 प्लस सिग्मा P2 बाई 2 प्लस C कॉस फाई। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो ये हो जाएगा सिग्मा P1 प्लस सिग्मा P2 बाई 2 इंटू साइन फाई प्लस C कॉस फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P2 बाई 2। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा P1 1 माइनस साइन फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा P2 1 प्लस साइन फाई प्लस 2 कॉस फाई। सो यहाँ से हम सिग्मा P1 की वैल्यू लिख लेंगे। सिग्मा P1 इज इक्वल्स टू सिग्मा P2 इंटू 1 प्लस साइन फाई बाई 1 माइनस साइन फाई प्लस 2C कॉस फाई बाय 1 माइनस साइन फाई। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस फाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का रूट ओवर। सो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो सिग्मा P1 इज इक्वल्स टू सिग्मा P2 इंटू 1 प्लस साइन फाई बाय 1 माइनस साइन फाई प्लस 2C रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई बाय 1 माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा सिग्मा P1 इज इक्वल्स टू सिग्मा P2 1 प्लस साइन फाई बाय 1 माइनस साइन फाई प्लस 2C रूट ओवर 1 प्लस साइन फाई बाय 1 माइनस साइन फाई। सो सिग्मा P1 इज इक्वल्स टू सिग्मा P2, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 45 प्लस फाइव बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2C tan 45 प्लस फाइव बाई 2।
So equation will come out to be sigma P1 is equals to sigma P2 tan square 45 plus 5 by 2 plus 2c tan 45 plus 5 by 2. Now the next topic is stress path. Stress path क्या होता है? जो पाथ सॉइल की लोडिंग हिस्ट्री को बताता है वो होता है स्ट्रेस पाथ. The path which shows the soil loading history is referred as stress path. The path is a locus of maximum shear plane for different loading condition. जो पाथ है वो लोकस होता है मैक्सिमम shear plane का डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस के लिए. जो कर्व हम प्लॉट करते हैं वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस जो कि एक्ट करता है मैक्सिमम shear प्लेन में, वो शो किया जाता है एक्स एक्सिस में, और मैक्सिमम shear स्ट्रेस ऑन वाई एक्सिस में. इसकी जो इक्वेशन होती है वो है सिग्मा P1 प्लस सिग्मा P2 बाई 2 इंटू साइन फाई प्लस सी कॉस फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P2 बाई 2. लेट ये Q है तो ये Q इज इक्वल्स टू P साइन फाई प्लस सी कॉस फाई. यहाँ आप देख सकते हैं Q इज अ फंक्शन ऑफ P. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ shear स्ट्रेंथ. shear स्ट्रेंथ कितने टाइप्स की होती हैं? यहाँ पे shear स्ट्रेंथ जनरली 2 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट अनड्रेन्ड shear स्ट्रेंथ, सेकेंड ड्रेन्ड shear स्ट्रेंथ. जब भी ड्रेनेज नहीं होता मीन्स पानी बाहर नहीं आता तो वो कहलाती है अनड्रेन्ड shear स्ट्रेंथ. वहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं वो टोटल पैरामीटर्स होते हैं क्योंकि पानी बाहर नहीं आया है. इसमें सॉलिड्स भी है और वाटर भी है. shear स्ट्रेंथ S इज इक्वल्स टू C प्लस सिग्मा नॉर्मल tan फाई. पानी किस में बाहर नहीं आता? जनरली क्लेई सॉइल में. ये हो जाएगा क्लेई सॉइल. ड्रेन shear स्ट्रेंथ यानी कि जब पानी बाहर आया है इट्स अ ड्रेन्ड कंडीशन. ये कहलाती है ड्रेन्ड shear स्ट्रेंथ. जो पैरामीटर्स लिए जाएंगे वो इफेक्टिव लिए जाएंगे क्योंकि पानी बाहर आ चुका है. S इज इक्वल्स टू C डैश प्लस सिग्मा N डैश tan फाई डैश. ड्रेन कंडीशन किस में होती है? सैंड में. एग्जाम्पल है सैंड. जो सैंड होती है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में उसमें क्या होता है? ड्रेनेज हो जाता है. इसीलिए ड्रेन्ड shear स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड फॉर सैंड. लेकिन जो क्ले होती है उसमें जब शॉर्ट टर्म लोडिंग की बात करते हैं तो वो अनड्रेन्ड होती है. मीन्स थोड़े समय में उसमें ड्रेनेज नहीं होगा लेकिन कुछ समय बाद जब हम देखेंगे तो उसमें ड्रेनेज क्ले में भी हो जाएगा. इसीलिए क्ले इन शॉर्ट टर्म लोडिंग इज अनड्रेन्ड और इन लॉन्ग टर्म लोडिंग इज ड्रेन्ड. हेंस undrained and drained shear strength are found respectively. शॉर्ट टर्म लोडिंग में undrained shear strength फाइंड की जाती है और जब क्ले की लॉन्ग टर्म लोडिंग की बात होती है तो उसमें हम drained shear strength की बात करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ shear टेस्ट. shear टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट इज लैब टेस्ट, सेकेंड फील्ड टेस्ट. लैब टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? डायरेक्ट shear टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट, वेन shear टेस्ट, रिंग shear टेस्ट. नेक्स्ट टॉर्शनल बैलेंस टेस्ट. फील्ड टेस्ट में क्या क्या होता है? वेन shear टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट एंड द लास्ट इज कोन पेनिट्रेशन टेस्ट. फर्स्टली डायरेक्ट shear टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं. जो डायरेक्ट shear टेस्ट होता है उसको हम shear बॉक्स टेस्ट भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है? जो सॉइल स्पेसिमेन को हमको टेस्ट करना रहता है उसको हम कन्फाइन करते हैं मेटालिक बॉक्स में जो कि या तो रेक्टेंगुलर या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का हो सकता है और वो स्प्लिट्स होता है 2 हाफ में हॉरिजॉन्टली. ये है आपका सैंपल. ये रेक्टेंगुलर और सर्कल हो सकता है, ये स्प्लिट्स होता है 2 हाफ में. अब इसमें हम स्पेसिमेन 2 तरीके का यूज़ कर सकते हैं. इसमें हम स्पेसिमेन फुल्ली और पार्शली सैचुरेटेड भी यूज़ कर सकते हैं और अगर स्पेसिमेन फुल्ली या पार्शली सैचुरेटेड है तो परफोरेटेड मेटल प्लेट्स को यूज़ करते हैं ताकि जो वाटर है वो बाहर आ पाए. बट इफ़ द सॉइल क्ले देन अगर सॉलिड क्ले प्रेजेंट है तो हम सॉलिड मेटल प्लेट्स का यूज़ करते हैं. इसमें क्या किया जाता है? प्रेशराइज्ड पैड को प्लेस किया जाता है टॉप में और स्पेसिमेन को प्लेस किया जाता है ट्रॉली में इस तरीके से. इसमें क्या होता है? जो 1 हाफ ऑफ द बॉक्स है वो फिक्स्ड होता है और अदर हाफ को पुश्ड या पुल करते हैं फिक्स्ड 1 के रिलेटिव. ये होता है फिक्स्ड. सेकेंड वाले को यहाँ पे हम पुश्ड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट वन. अ वर्टिकल लोड इज अप्लाइड टू द स्पेसिमेन थ्रू अ स्टैटिक वेट हैंगर. यहाँ पे हम एक वर्टिकल लोड अप्लाई करते हैं
and the soil is sheared gradually by applying horizontal force. So हम horizontal force यहाँ पे apply करेंगे, so which causes the two half of the box to move relative to each other. So ये जो box है आपस में एक दूसरे के साथ move करेंगे relatively. So जो stress है वो normally apply किया जाता है constant rate of strain में. So जो shear load है उसको हम measure करते हैं proving ring के द्वारा. यहाँ पे हम load measure करते हैं. So if अगर P normal load है soil sample में और K जो है वो proving ring constant है जो कि न्यूटन पर mm में है, और Q जो है वो proving ring रीडिंग है, और A जो है वो नॉर्मल एरिया है सॉइल का, तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम फेलियर प्लेन में फाइंड कर सकते हैं. सो इसमें हम शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस को फाइंड कर सकते हैं बाय जब हम शियर और नॉर्मल लोड को डिवाइड करेंगे नॉमिनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन के. सो यहाँ से स्ट्रेस आ जाएगा. ये टेस्ट जनरली यूज़ किया जाता है जिसमें ड्रेनेज अच्छा होता है, जैसे कि सैंड और ग्रेवल. क्ले के लिए इसको जनरली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ड्रेनेज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता. ना इस टेस्ट के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, सो इस वजह से ये ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता. सो डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट शियर टेस्ट क्या है? नो कंट्रोल ओवर ड्रेनेज, इसमें हम ड्रेनेज का कंट्रोल नहीं कर सकते. पोर वाटर प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते. फेलियर प्लेन यहाँ पे प्री डिटरमाइंड रहती है. जो स्ट्रेस ऐड करता है फेलियर प्लेन में वो यूनिफॉर्म नहीं होता. मोहर सर्कल नहीं बना सकते, और ये यूज़ नहीं किया जा सकता फाइन ग्रेन सॉइल के लिए. नेक्स्ट टेस्ट है ट्राइएक्सियल टेस्ट. सो ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को फाइंड करने के लिए. ये यूज़ किया जाता है हर टाइप ऑफ सॉइल के लिए और हर टाइप की लोडिंग कंडीशन के लिए. इसमें क्या होता है, कंप्लीट कंट्रोल होता है ड्रेनेज का, और पोर वाटर प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं. इसमें क्या होता है, जो सैंपल है उसको हम एनक्लोज करते हैं एक रबर मेम्ब्रेन में जिसका L/D रेशियो, लेंथ टू डायमीटर का रेशियो होता है 2. सो ये टेस्ट जनरली 2 स्टेजेस में किया जाता है. फर्स्ट है कन्फाइनिंग प्रेशर यानी कि सेल्फ प्रेशर स्टेज. सेकेंड होता है डेविएटर स्टेज और शियर स्टेज. सो टाइप्स ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट. ट्राइएक्सियल टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं? सो फर्स्ट है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट यानी कि UU टेस्ट. जब दोनों स्टेज में पानी बाहर नहीं आएगा तो वो कहलाता है अनकंसोलिडेटेड और अनड्रेन टेस्ट. सो इस टेस्ट में दोनों स्टेजेस में वाटर इज़ नॉट अलाउड टू एस्केप. सो पानी बाहर नहीं आएगा, तो इसमें टाइम कितना लगेगा? जल्दी हो जाएगा. सो ये होगा 5 to 15 मिनट्स में. ये यूज़ किया जाता है टेस्टिंग ऑफ क्लेस के लिए शॉर्ट टर्म लोडिंग में और एट फास्ट लोडिंग रेट. नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट यानी कि CD टेस्ट. इसमें क्या होता है, वाटर को हम अलाउ करते हैं दोनों स्टेज में कि वो पानी बाहर आ जाए. सो पानी बाहर आने के लिए बहुत टाइम लगेगा. सो इसके लिए 2 to 3 वीक्स लगते हैं. सो ये टेस्ट यूज़ किया जाता है सैंड के लिए जब शॉर्ट टर्म है, और क्ले के लिए जब लॉन्ग टर्म लोडिंग की बात है. नेक्स्ट कंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट यानी कि CU टेस्ट. सो इसमें क्या होता है, वाटर को अलाउ किया जाता है एस्केप होने के लिए सेल प्रेशर स्टेज में. मतलब फर्स्ट स्टेज में कंसोलिडेशन होगा, लेकिन जो डेविएटर स्टेज है उसमें पानी बाहर नहीं आएगा. सो इन दिस टेस्ट वाटर इज अलाउड टू एस्केप इन सेल प्रेशर स्टेज और इज रेस्ट्रिक्टेड इन द डेविएटर स्टेज. सो इसको टाइम लगता है 24 आवर्स ±2 आवर्स फॉर कंप्लीशन के लिए. सो ये यूज़ किया जाता है सेफ्टी ऑफ सॉइल को जब हम चेक करते हैं अगेंस्ट सडन ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर टेबल. नाउ एरिया एट फेलियर कैसे फाइंड किया जाता है? सो डेविएटर स्ट्रेस सिग्मा D इज इक्वल्स टू फोर्स जो लोड अप्लाई करेंगे वो बाय एरिया एट फेलियर AF. सो ये आपका इनिशियल स्पेसिमेन है, एरिया A, लोड P, लेंथ L का. सो जब इसमें लोड अप्लाई किया जाएगा तो एरिया एट फेलियर हो जाएगा AF, लेंथ हो जाएगा L'. नाउ एरिया एट फेलियर किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम चेंज हो सकती है, बढ़ भी और घट भी सकती है, लेकिन लेंथ हमेशा कम होगी. सो वॉल्यूम बाय लेंथ हो जाएगा. सो वॉल्यूम प्लस माइनस डेल V बाय लेंथ माइनस डेल्टा L. सो यहाँ से V कॉमन ले लेंगे, V इंटू 1 प्लस माइनस डेल V बाय लेंथ 1 माइनस डेल L बाय L. सो एरिया एट फेलियर AF इज इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय लेंथ इज एरिया
ब्रैकेट 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन बी, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाय 1 माइनस स्ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ एप्सिलॉन एल। सो यू टेस्ट में क्या होगा, कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं है, सो डेल वी जीरो हो गया, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा। सो यहाँ से एरिया एट फेलियर हो जाएगा ए एफ इज इक्वल्स टू ए बाय 1 माइनस एप्सिलॉन एल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ये एक स्पेशल केस है ट्राइएक्सियल टेस्ट का, जिसमें कोई भी रबर मेम्ब्रेन प्रोवाइड नहीं की जाती और जो कन्फाइनिंग प्रेशर है सिग्मा 3 वो जीरो होता है। सो ये प्रेफर किया जाता है सॉफ्ट सैचुरेटेड क्लेस के लिए और अनड्रेन्ड कंडीशन के लिए। नेक्स्ट टेस्ट है वेन शियर टेस्ट। सो ये टेस्ट प्रेफर किया जाता है सॉफ्ट सैचुरेटेड क्लेस के लिए और अनड्रेन्ड कंडीशन के लिए। सो ये टेस्ट हम कैरी कर सकते हैं लैब में भी और फील्ड में भी। सिर्फ इसमें जो डिफरेंस आता है वो साइज ऑफ द वेन आता है। मीन्स अगर लैब में करेंगे तो कम साइज का यूज़ कर सकते हैं और फील्ड में करेंगे तो ज़्यादा बड़ी साइज का वेन यूज़ करना पड़ेगा। सो ये इसमें जो वेन होती है वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है, जो लेंथ ऑफ वेन है वो ट्वाइस होती है उसके डायमीटर से। सो वेन को हम इंसर्ट करते हैं सॉइल सैंपल में, फिर उसको ट्विस्ट किया जाता है तब तक जब तक सॉइल फेल नहीं हो शियर में। सो ये है आपकी वेन। सो जो मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई किया जाता है वो होता है टोटल शियर रेजिस्टेंस। सो जो इसमें शियर रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है सॉइल के द्वारा वो दो तरीके का हो सकता है। पहला 1 वे शियर, सेकेंड 2 वे शियर। सो जब भी जो टॉप ऑफ द वेन कोइंसाइड करेगी सरफेस से, यानी कि जो ये वेन की ब्लेड है ये सरफेस में रहेगी, तो जो शियर रेजिस्टेंस है वो कहाँ से होगा, बॉटम से और साइड से, मीन्स यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये केस कहलाता है 1 वे शियर का। तो इसमें जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा S इज इक्वल्स टू T बाय पाई डी स्क्वायर H बाय 2 प्लस D बाय 12। H यहाँ पे हाइट है, D यहाँ पे डायमीटर है और T जो है वो टॉर्क अप्लाइड है और S यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ है। इसमें क्या है, टॉप ऑफ द वेन जो है वो शियर नहीं कर रही सॉइल को। नाउ सेकेंड है 2 वे शियर। सो जब भी वेन ये कंप्लीटली इंसर्ट होगी, मीन्स इस तरीके से होगी, तो क्या होगा, तो जो शियर रेजिस्टेंस है वो टॉप, बॉटम और साइड्स हर जगह से आएगा। मीन्स टॉप से भी, बॉटम से भी और साइड से भी। तो वो केस कहलाता है 2 वे शियर। सो S हो जाएगा T बाय पाई डी स्क्वायर इंटू H बाय 2 प्लस D बाय 6।